नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, समास क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य कारक चिन्हों के लोप होने से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य कारक चिन्हों के लोप होने से बने सार्थक शब्द ही क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? देखिए, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। याद रखिएगा, समास का अर्थ आपसे पूछा जाए तो संक्षेप। ठीक, समास विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद का विस्तृत रूप। समस्त पद का विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में यहां पे लिखा हूं, गंगा जल। ठीक है, तो गंगा का जल, तो गंगा का जल क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समस्त पद, देखिए, समस्त पद क्या होता है? समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, देखिए, गंगा जल लिखा है, तो गंगा जल समस्त पद है, जो कि दो पदों से मिलकर। देखिए, गंगा क्या है? पूर्व पद है, और जल क्या है? उत्तर पद। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, हथकड़ी, हथकड़ी, हथ क्या है? पूर्व पद, और कड़ी उत्तर पद, और ओवरऑल हथकड़ी कह दे तो समस्त पद। ठीक है, समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। समझ में आ गया? हथकड़ी, हाथ की कड़ी। आगे बढ़े। देखिए, समास के प्रकार, मुख्यतः देखिए, समास के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार, तो समास के 4 प्रकार होंगे। प्रधानता के आधार पर याद रखिएगा 4 प्रकार के, और मुख्यतः समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और इसी के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, कितने प्रधानता के आधार पर? प्रधान यही 4 जो समास है, यही प्रधान है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये जो तत्पुरुष समास है, इनके अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, चलिए एक एक को पढ़ते जाते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को हम कैसे जानेंगे? इसका कुछ मैं ट्रिक यहां पे आपको बताता हूं। इसमें पहला पद छोटा और प्रधान होगा, उपसर्ग लगा होगा। याद रखिएगा, क्या लगा होगा? उपसर्ग। और एक शब्द कई बार आए या उनकी पुनरावृत्ति हो, तब भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। याद रखिएगा, पहला पद अर्थात पूर्व पद छोटा व प्रधान क्या लगा हुआ रहेगा? उपसर्ग लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक शब्द कई बार आए अर्थात शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए, आजन्म। ठीक है, आजन्म, जन्म से लेकर, तो ये जो आजन्म है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आ, ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग जो कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, तो आ क्या लगा है? इसमें उपसर्ग लगा है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। आमरण, तो आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, रातों रात, गांव गांव, शब्द की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पहचाने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। पहला पद छोटा प्लस प्रधान, उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है, और एक शब्द कई बार आए तो भी अव्ययी भाव समास लगाना है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। ठीक, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद छोटा होगा और प्रधान होगा। ठीक है, दूसरा पद छोटा प्लस प्रधान, और कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन कारक चिन्ह आपको दिखेगा नहीं। और कितने कारकों का? देखिए, 6 कारक। तत्पुरुष समास जो है 6 कारक में विभक्त होता है। जैसे तुमसे पूछा जाएगा कितने तत्पुरुष समास है, तो 6 तत्पुरुष समास, 6 वो कारक।
याद रखिएगा कौन कौन सा कारक, तो कारकों की संख्या 8 है, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होता है। यहां याद रखना है कर्ता कारक और संबोधन कारक, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी याद रखिएगा। कर्ता, यहां पर लिख देता हूं, और संबोधन, इन दोनों कारकों को छोड़कर, ठीक है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 कारक है उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। समझ में आ गया। लिखा है दूसरा पद छोटा प्लस प्रधान, ठीक है, और कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग होगा लेकिन वो छिपा रहेगा, लुप्त तो होगा, याद रखिएगा। और कितने कारक, तो याद रखिएगा 6 कारकों में विभक्त होता है तत्पुरुष समास। ये यहां पे मैं 6 के 6 लिख दिया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण हम देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए, क्षेत्र के लिए क्या है, कारक है, विभक्ति, ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। ये जो 6 कारक हैं, पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म कारक विभक्ति को, समझ में आ रहा है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को का लोप होगा। लोप मतलब छिपा रहेगा। जैसे देखिए गगन चुंबी, अब इसका आप समास विग्रह करोगे तो गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, तो को का क्या हो गया है, यहां पे लोप हो गया है, ठीक है। गगन चुंबी में को जो है विभक्ति छिपा हुआ है, गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। उसी प्रकार देखिए करण तत्पुरुष समास, करण कारक की विभक्ति से, यहां देखिए ये कौन सा कारक की विभक्ति है, को, तो कर्म कारक की विभक्ति को है, जिसका इसमें क्या हुआ है, लोप हुआ है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा करण तत्पुरुष समास की विभक्ति, तो करण जो है कारक की विभक्ति होती है से और के द्वारा, ठीक है, का लोप। जैसे यहां पे देखिए उदाहरण में लिखा हूं रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, ठीक है। यहां से जो है विभक्ति छिपा हुआ है, ठीक है, रोग से ग्रस्त। तीसरा देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। अच्छा, यहां पे करण तत्पुरुष समास में एक चीज और आप याद रखिएगा, यहां अपादान में भी से दिख रहा है आपको, देखो ये अपादान तत्पुरुष समास में भी से और करण तत्पुरुष समास में भी से, ठीक। तो दोनों जो से है इसको हम कैसे जानेंगे, जहां पे जुड़ाव का भाव, जहां पे जुड़ने का, जैसे मैंने यहां पे रोगग्रस्त कर दिया, रोग से ग्रस्त, ठीक है, व्यक्ति के शरीर में रोग है ना, है, रोगी व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, जुड़ा हुआ है। और यहां पे मान लो मैं अपादान में रोग मुक्त लिखा हूं, रोग से मुक्त, ठीक है, अपादान, तो अपादान में अलग होने का भाव आएगा, अलग होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो धर्म विमुख, इसका होगा ये अपादान का, धर्म से विमुख, ठीक है, धर्म से विमुख, ठीक। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त मतलब ये करण तत्पुरुष समास है, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते जो है अलग हो रहे हैं मतलब से, तो यहां पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। संप्रदान तत्पुरुष मतलब, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या, को और के लिए, ठीक है। संप्रदान आया तो विभक्ति क्या याद रखना है, को और के लिए। यहां पर भी एक ठो आपको याद रखना है, देखिए कर्म तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में भी को दिख रहा है आपको और कर्म तत्पुरुष समास में भी को दिख रहा है, मतलब कर्म कारक में भी को और संप्रदान कारक में भी को। तो आपको यहां पे भी ध्यान रखना है कि जहां पर देने की बात आए, देखो संप्रदान, प्रदान करने की बात आए, तो वहां पे, ठीक है, कौन सा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा, ठीक है। जहां पे देने के भाव आए तो संप्रदान वाला को लगाना है, ठीक। और बाकी में कर्म, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग करना है। समझ में आ गया भाई। दो आपने
आपको मैंने दो चीज़ों को क्लियर करके बता दिया, एक तो करण और दूसरा अपादान। दोनों में से दिख रहा है आपको। तो करण मतलब जुड़ने का भाव, अपादान मतलब अलग होने का भाव। ठीक है, तो अलग होने का भाव होगा वहां पे अपादान कारक, और जहां पे जुड़ने का भाव होगा वहां पे करण कारक। ठीक, दो ठो को कर्म और संप्रदान, तो जहां पे देने का भाव आए वहां पे संप्रदान। ठीक, संप्रदान कारक देखिए, इसमें जो है विभक्ति को और केली का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। ठीक, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान देखिए, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप। ठीक है, किसका लोप होगा भाई, से का लोप होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, अगला देखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप। संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का है, के है, की है, इनका क्या होगा, लोप होगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राम भक्त, राम का भक्त। ठीक है, अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है। ठीक है, जैसे आनंद मग्न, तो विग्रह करने पर आनंद में मग्न, में का क्या हो गया है, लोप हो गया है। आप बीती, आप पर बीती, तो ये देखिए में और पर जो विभक्ति है उसका क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखिए ये जो तत्पुरुष समास है इसको अच्छे से है ना समझा। इसमें होता क्या है, दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन कारक चिन्ह जो है छिपा रहता है। कितने कारकों का प्रयोग होता है, तो 6 कारक। इसमें कौन कौन सा कारक नहीं, कर्ता और संबोधन नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। इसको याद करने से पहले या इसको पढ़ने से पहले एक बार आप कारक जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर का समास है कर्मधारय समास। ठीक है, इसको पहचानने का ट्रिक मैं आपको बताता हूं। कर्मधारय समास को कैसे कैसे पहचानेंगे, तो पहला पद विशेषण और दूसरे पद की क्या होगी, तुलना। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आएगा। देखो पहला पद विशेषण, दूसरे पद की क्या होगी, तुलना होगी। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आएगा। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे, कैसे या कैसा लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर मिल गया तो कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे नीलांबर। ठीक है, विग्रह करेंगे तो नीला है जो अंबर। प्रश्न करके देखिए, अंबर कैसा है, तो उत्तर में क्या आएगा, नीला। अंबर कैसा है, तो उत्तर में क्या आएगा, नीला। अंबर नीला है। उसी प्रकार देखिए नील कमल, नीला है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। नव युवक, नव है जो युवक। प्रश्न करके देखिए, कमल नयन, नयन कैसा है, कमल के जैसा। ठीक है, नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। अंबर कैसा है, तो देखिए नीलांबर में अंबर कैसा है, तो नीला है। एक चीज और याद रखिएगा, कर्मधारय समास में आप एक और सटीक चीज आपको बताता हूं, विशेषता आपको दिखेगी। जैसे नीलांबर, अंबर नीला है उसकी विशेषता है। नील कमल, कमल नीला है उनकी विशेषता है। युवक नया है, नव, उनकी विशेषता है। समझ में आ गया, ये अर्थात कर्मधारय को पहचानने का तरीका, विशेषता। पहला पद विशेषण, दूसरे पद की क्या होगी, तुलना होगी। जैसे यहां पे देखिए नील, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। पहला पद विशेषण नीला, विशेषता बता रहा है, और दूसरे पद की क्या होगी, तुलना। अंबर की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। ठीक है, नील कमल में देखिए पहला क्या है, पहला पद नीला क्या है, विशेषता है, और कमल, कमल
तुलना हो रही है, नीलकमल। ठीक है, इस प्रकार आप जो है कर्मधारय को याद कर सकते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास के कितने प्रकार या भेद आपको पूछा जाएगा तो 2 प्रकार के कर्मधारय समास होते हैं, विशेषतावाचक कर्मधारय समास और उपमानवाचक कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा चौथे नंबर का समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समूहों को प्रदर्शित करता है, समाहार, समूह। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार या फिर समूह। पंचवटी, पंचवटों का समाहार। याद रखना, पहला पद संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के साथ साथ समूह में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु मतलब होता है 2 गाय। भेद कितने हैं इनके, तो द्विगु समास के भी 2 प्रकार, समाहार द्विगु समास और उत्तर प्रधान द्विगु समास। याद रखिएगा, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 5वें नंबर का समास है द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे या पूरक होते हैं। ठीक है, देखो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा। दोनों पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर बीच में और, देखो और अथवा या एवं लगता हो, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये देखो आपको दिख रहा है योजक चिन्ह, और दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे या पूरक होते हैं। ठीक है, ये सब आपको दिखे। ठीक है, और अथवा या एवं, योजक चिन्ह का प्रयोग, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के उल्टे दिखे। ठीक है, तो आप क्या लगाइएगा, द्वंद्व समास लगाइएगा। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखो बीच में क्या आ गया, योजक, बीच में और। ठीक है, पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य। बीच में देखो क्या दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह दिख रहा है। देवासुर, देव और असुर। ठीक है, इनके 3 प्रकार हैं। द्वंद्व समास की यदि आपको प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार। इतरेय द्वंद्व, ठीक है, इसको कैसे जानेंगे, कौन इतरेय, कौन समाहार, कौन वैकल्पिक। तो इतरेय द्वंद्व समास को पहचानना है आपको। समान महत्व के 2 शब्द होंगे, बराबर महत्व वाले 2 शब्द होंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम सीता, राम और सीता, भाई बहन, भाई और बहन। मतलब देखिए, माँ और पिता, माता का भी उतना ही महत्व है जितना कि पिता का, समान महत्व वाले होंगे। राम का भी उतना ही महत्व है जितना सीता का, भाई का भी उतना महत्व है जितना बहन का महत्व है। तो याद रखिएगा, समान महत्व के 2 शब्द आपको दिखेंगे, इतरेय द्वंद्व समास लगाना है, बराबर महत्व वाले। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास दूसरे नंबर पे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, सार्थक निरर्थक शब्द भी आते हैं। ठीक है, और इनमें आदि लगा हुआ जो शब्द होता है वो भी क्या है, सामान्यता समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आप समझिएगा, हाथ पांव एक दूसरे के पूरक, हाथ पांव, भूत प्रेत, चाय पानी, चाय वाय, पेड़ वेड़। यहां पे देखिए एक दूसरे के पूरक है, हाथ पांव, भूत प्रेत, चाय पानी, चाय वाय। यहां देखिए चाय क्या है, सार्थक शब्द है, और वाय क्या है, निरर्थक शब्द। पेड़ वेड़, पेड़ क्या है, सार्थक शब्द है, और वेड़ निरर्थक शब्द। कहने का तात्पर्य, आपको एक सार्थक और एक निरर्थक दिखे तो आप समाहार द्वंद्व समास लगाइएगा। एक दूसरे के पूरक दिखे, एक दूसरे के पूरक, जैसे भूत प्रेत, हाथ पांव, चाय पानी, तो आपको समाहार द्वंद्व समास लगाना है। ठीक है, या एग्जाम्पल जैसे हाथ पांव आदि, भूत प्रेत आदि, चाय पानी आदि, आदि लगा हुआ भी दिखेगा आपको लास्ट में, तो भी आप समाहार द्वंद्व समास लगाइएगा। ठीक है, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, एक छोटा सा क्लू मैं आपको बताता हूं। विलोम शब्दों के मेल होते हैं, उल्टा, जैसे सुख का दुख, लाभ का हानि, पाप का पुण्य।
ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जाए कि पाप पुण्य में कौन सा द्वंद्व समास है, तो पाप पुण्य में आप लगाइएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास, क्योंकि पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य होता है। सुख दुख में कौन सा द्वंद्व समास है, तो आप लगाइएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। आपसे ऐसे ही पूछा जाए लाभ हानि में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास है, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, प्रायः संख्या 10 के बाद वाली संख्या, 10 के बाद वाली 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, प्रायः संख्या 10 के बाद वाली संख्या किसको छोड़ के, देखो यहां पर लिखा हो नौवीं क्रम को छोड़ करके। ठीक है, कौन से समास होती है, द्वंद्व समास होती है। जैसे 11 12 22 आदि। 11 का हम विग्रह करेंगे 10 और 1। ठीक है, 22 का 20 और 2। समझ में आ गया। नौवीं क्रम वाले शब्द जैसे 29 19, ये सब जो है अपवाद है। ये कौन सा समास है, देखो 29 19, 30 में कम, 20 में कम क्या है 19, और 30 में कम 29 है, ये कर्मधारय समास है। नौवीं क्रम को छोड़ करके बाकी 10 के ऊपर जितनी भी संख्या है, याद रखिएगा 10 के ऊपर जितनी भी संख्या, वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 6ठे नंबर का समास बहुब्रीहि समास। ठीक है, हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान, बहुब्रीहि में देखो दोनों पद अप्रधान, तीसरे की प्रधानता अर्थात अन्य पद प्रधान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पद अप्रधान प्लस तीसरे अर्थात अन्य पद की प्रधानता होती है, और प्राय देवी देवताओं का नाम भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, गणेश। निर्जन, जहां जन न हो, अर्थात सुनसान जगह की बात हो रही है। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा तुल्य योग बहुब्रीहि समास, और चौथा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक और अन्य प्रकार है प्रादि बहुब्रीहि समास। यदि इनको शामिल करने को कहा जाए तो 5 प्रकार होंगे। ठीक है, मुख्यतः याद रखिएगा 4 ही प्रकार हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, और व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ठीक है, 5वें नंबर पे अन्य जो है प्रकार है प्रादि बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ भी याद रहे या ना रहे, एक छोटा सा ट्रिक और याद रख लेना, संपूर्ण समास इस ट्रिक से याद हो जाएगा। जैसे द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणपद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययी का पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य पद आवत है, पहला पद जामे विशेषण, कर्मधारय नाम कहावत है। ये जो श्लोक है आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से आपका जो समास बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व में और छिपे, और अथवा एवं, समझ में आ रहा है। द्विगु में गणपद आवत है, द्विगु पहला पद संख्यावाची गणना वाला है। पहला पद क्या होता है द्विगु समास का, संख्यावाची विशेषण समूह को प्रदर्शित करने वाला, गणना वाला, गणपद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है लेकिन छिपा रहता है। अव्ययी का पहला पद अव्यय, अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, अव्यय प्लस छोटा। ठीक, याद रखिएगा, अव्ययी का पहला पद छोटा और प्रधान, तो अव्ययी का पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य पद आवत है, तीसरे पद की प्रधानता होती है अन्य पद की, और पहला पद जामे विशेषण, कर्मधारय नाम कहावत। तो कर्मधारय जो समास है जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, विशेषता प्रकट करने वाला समास क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार इस श्लोक से आप संपूर्ण जो है समास को याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको मैंने विस्तृत रूप से समास को पहचानने का ट्रिक आपको मैंने बता दिया। अब चलिए चेक करते हैं हमारा कितना समझ में आया है। ठीक है, नीचे मैं आपको जो है आपके सामने वैकल्पिक प्रश्न रखता हूं, ठीक, बताते जाइएगा। देखिए हमारा ये पहला सवाल है, समास का अर्थ है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप।
हमारा आंसर हो जाएगा संक्षेप ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हमारा अगला सवाल है आजीवन में समास है, तो आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास है। यदि आप सही तरीके से समझे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आजीवन में हो जाएगा, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अव्ययी समास नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयव्यय। ठीक है, यथार्थ, प्रतिदिन, प्रतिमास, इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है, आय व्यय। ठीक है, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, बैलगाड़ी शब्द में समास है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। ठीक है, बैल के लिए गाड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, आप बीती शब्द में समास है, तो मैंने आपको बताया था आप बीती, आप पर बीती किसका प्रयोग हो रहा है, कारक का। में या पर कौन सा कारक है, में या पर। ठीक है, में या पर जो है दिखे तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। यहां केवल आपको समास पूछा है तो तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास, तत्पुरुष। यदि आपको और मतलब जो है अंदरूनी प्रश्न करता कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप लगाते अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, सदगति शब्द में समास होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ठीक है, सदगति में कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, मृगनयन में समास है, तो मृगनयन में कौन सा समास है भाई, मृगनयन में हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। पहला पद आपको दिख रहा है ना, विशेषण मृग, नयन, नयन किसके समान, मृग के समान, मृगनयन ये विशेषण है मृग। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निर्दय में समास है, निर्दय। ठीक, तो आप हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास, निर्दय। ठीक है, अगला सवाल है, पंचामृत में कौन सा समास है, पंचामृत, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। ठीक है, पंचामृत अभी मैंने बताया ना, 5 मृतों का समाहार या समूह। देखो यहां पे क्या है, पहला पद संख्यावाची। ठीक है, समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, पंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, तो धनुर्बाण में द्वंद्व समास। ठीक है, धनुर और बाण, धनुष और बाण, द्वंद्व समास, धनुर्बाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है अप्रधान होता है, प्रधान नहीं होता, तीसरे की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, पंकज में कौन सा समास है, तो आप जान गए होंगे, पंकज मतलब कमल। ठीक है, कौन सा समास, पंकज कह देने से है ना बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंख अर्थात कीचड़ में उगने वाला अर्थात कमल, पंकज में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप भली भांति जान गए होंगे, यथाशक्ति में ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास है। यथा क्या है, यथा जो है उपसर्ग है, यथा क्या है, उपसर्ग, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश निकाला का समास विग्रह बताइए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
देश से निकाला। ठीक है, कौन सा समास ऐसा पूछा जाता तो देश निकाला में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश से निकाला जा रहा है, अलगाव का भाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, सतसई किस समास का उदाहरण है, तो सतसई में जो है द्विगु समास है, संख्यावाची है सतसई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, कूपमंडूप में किस समास की योजना है, तो कूपमंडूप बहुब्रीहि समास, कुएं का मेंढक कूपमंडूप। ठीक है, अगला, माखन चोर में कौन सा समास है, तो माखन चोर में बताइए कौन सा समास। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, माखन चोर मतलब भगवान कृष्ण। ठीक है, कृष्ण के लिए बात हो रही है। ठीक है, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो जलवायु में द्वंद्व समास है, जल और वायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी मैंने शुरू में ही आपको बताया था। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाची है, अष्ट अध्यायों का समाहार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, ठीक है, कौन सा समास कहलाता है, तो जान गए होंगे संख्यावाची है। संख्यावाची मतलब द्विगु समास। अंतिम पद क्या होगा, देखो संज्ञा, प्रथम पद संख्यावाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में चार राहों का समाहार, कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नीलांबर का, ठीक है, ऑप्शन डी, कर्मधारय। नीलांबर में कौन सा समास है, कर्मधारय। ठीक है, याद रखिएगा, नीलांबर में कर्मधारय। ये नीला क्या है, विशेषता है, अमर की विशेषता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सज्जन, सज्जन शब्द में समास है, कौन सा समास है सज्जन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास होगा भाई, ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। सज्जन में कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है, देखिए, नील गाय, प्रिय सखा, कृता कृत, विद्या अभ्यास, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी में कर्मधारय समास, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो गगनचुंबी जो शब्द है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो ध्यान मग्न में, ठीक है, तत्पुरुष समास है, ध्यान में मग्न। ठीक है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कारक चिन्ह जहां पे आपका प्रयोग दिखेगा, ठीक है, कारक चिन्ह भले ही छिपा रहेगा, लेकिन जहां पर भी कारक चिन्हों का प्रयोग आपको दिखता है, तत्पुरुष समास लगाना है। ठीक है, उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। ये जो पथभ्रष्ट है ना, पूछा गया है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे पथभ्रष्ट में, ठीक है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास भाई, तत्पुरुष समास। इसका आप विग्रह करोगे तो पथ से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष पूछेगा तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, नहीं, अपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा, अपादान, क्योंकि पद से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, भ्रष्ट। ठीक है, अपादान तत्पुरुष।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, रसोई घर में कौन सा समास है? क्लियर है, रसोई घर में, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई घर में तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश की भक्ति, ठीक है, देशभक्ति में देखिए ऑप्शन जो है सी, तत्पुरुष समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में ऑप्शन हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास। तुलसीकृत में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला सवाल, निर्विवाद में समास है, कौन सा समास है निर्विवाद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। निर क्या है? अब निर क्या है? उपसर्ग, ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा हो, निर्विवाद। ठीक है, निर्विवाद, निर्धन विवाद, तो निर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, अर्थात अव्ययी भाव समास। अगला सवाल देखिए, रातों रात, स्पष्ट हो गया होगा, कोई भी शब्द बार बार आए, ठीक है, तो कौन सा समास, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, दिनों दिन, गांव गांव, है ना, ये शब्द जैसे कि बार बार आपको दिखेगा। ठीक है, शब्द जब आपको बार बार दिखे, ठीक है, पुनरावृत्ति वाला शब्द, तो अव्ययी भाव समास लगाइएगा। ठीक, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, ताकि ऐसे वीडियो आप तक जो है लगातार पहुंचाते रहें। ठीक है।